शुरू करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। देखिए, बहुत अच्छा एक्ट है ये। और जनरली हम लोगों के काम आता है, खास तौर से जो हिंदू परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, कनेक्टेड हैं, उसमें ये एक्ट जो है बहुत बड़ी रोल निभाता है। आज के तारीख में आप लोगों को इसको जब पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इसमें काफी सारे जो चेंजेस 2005 में इसमें हो चुके हैं, और उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी उसके बाद भी अराइज हुए थे। और वो सारे कॉम्प्लिकेशन जो 2020 में जाके अब जाके रिमूव हुए हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की। इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को के माइंड में कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। अगर हम प्रॉपर्टी को डिवाइड करें तो प्रॉपर्टी जनरली दो टाइप की होती है। फर्स्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं, आप चल चल संपत्ति मत चले जाना। इस उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत हम संपत्ति की बात करें तो संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहली संपत्ति होती है संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति। ठीक है, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली की एक प्रॉपर्टी होती है। वो उसकी पूरी उस परिवार में जो जो लोग हैं उन लोगों की, उनका कोई पर्टिकुलर एक अंश है, उसका एक शेयर है, उतना एक हिस्सा है। उसका विभाजन किस तरीके से होगा, कौन व्यक्ति उसमें हकदार है, तो ये एक अलग से अलग मेथड इस एक्ट में दिया हुआ है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है संयुक्त हिंदू परिवार की है या कोपाशनल प्रॉपर्टी, तो कैसे उसका जो है उसको डिवाइड किया जाएगा। सेकंड, हम बात करते हैं किसी पुरुष की प्रॉपर्टी। पुरुष की प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, यानी कि उसकी उसको अपने पिता से नहीं मिली, उसने खुद ने अपनी जो स्किल्स है उसको कमाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर्ड होता है और उसके पास 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये 20 लाख रुपए उसके खुद के हैं, उसको अपने पिता से या अपने पूर्वजों से नहीं मिला है, तो वो प्रॉपर्टी जो है उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति। तीसरा, हम बात करते हैं एक महिला की संपत्ति। ठीक है, महिला जो जिस प्रकार से उसको दहेज में अगर कोई सामान मिला है या उसने किसी भी प्रकार से नौकरी करके या लोन से या जैसे भी मतलब कमाई करी है, वो सारी कमाई उसकी सर्जित संपत्ति कहलाती है, क्योंकि उसको अपने पूर्वजों से उसमें कुछ नहीं मिला है। वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारा पैसा, वो सारा धन संपत्ति या वो सारा अमाउंट या जो भी कुछ भी किसी व्यक्ति ने अपनी खुद की स्किल से कमाया है, वो सारी प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार की। बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एक हिंदू परिवार में परिवार का एक हेड ऑफ होता है जिसको आप बोलते हैं कर्ता। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होगा, तो कि हु इज द कर्ता, यानी कि परिवार का मुखिया कहलाता है परिवार का कर्ता। और जनरली जो है परिवार का कर्ता जो है वो एक पुरुष हो सकता है। अब संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर भी एक जो मेन चीज आती है, वो एक वर्ड आता है, उसको हम बोलते हैं सहदायिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपाशनर। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सहदायिक है। सबसे बड़ा देखिए, सहदायिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम विभाजन पढ़ेंगे तो सहदायिकों का ही उस विभाजन में सबसे बड़ा रोल होता है। अन्य किसी पर्सन का उस विभाजन में इतना रोल नहीं होता जितना सहदायिकों का होता है। सहदायिक की हम बात करें तो एक व्यक्ति से नीचे की तरफ, नीचे की जो पीढ़ियां चलती है उसमें उसको जोड़ते हुए तीन पीढ़ी नीचे आ जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति आ सकता है, उसका पुत्र आ सकता है, पौत्र आ सकता है और बड़पौत्र। मैं फिर वापस इस बात को रिवाइज कर रहा हूं कि सहदायिक की हम बात करें, कोपाशनर की बात करें, तो एक व्यक्ति है, उसका पुत्र है, उसका पौत्र है और उसका पड़पौत्र है। सिर्फ यही लोग कोपाशनर की कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन कोपाशनरी की कैटेगरीज में नहीं आता है। इस चीज को आप माइंड में बिठा लेना। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट का कि कोपाशनर किसे कहते हैं। कोपाशनर और सपिंड में एक अंतर है। सपिंड की जब हम बात करते हैं वो डिग्री ऊपर की तरफ जाती है, पिता से ऊपर की 5 डिग्री और माता की ऊपर की 3 डिग्री, तो वो अपना अपने सपिंड है। लेकिन जब हम कोपाशनर की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति से वो अपने उसकी सैदाई की स्टार्ट होती है, उसका पुत्र है, उसका पौत्र है और उसका पड़पोत्र। उससे आगे अगर उसका और भी पड़पोत्र का भी बेटा है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक चार्ट बताया था, चार्ट नंबर 1 आप लोग खोल लीजिए। आप लोगों ने बना लिया होगा, मैंने आप लोगों को चार्ट बनाने के लिए दिया था। यस सर। ठीक है, हाँ। इस चार्ट में कुल मिला के कितने व्यक्ति, उसको आप बाद में काउंट करें, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं क की। क के एक पुत्र है अ। चार्ट नंबर 1 जो आप लोगों के सामने, उसको देखते रहिए। क का एक बेटा है अ, उसका भी एक बेटा है प।
और उसका भी एक बेटा है फ। उसके नीचे भी जो एक सन है ब और भ, यानी कि क की हम बात करें तो क की कुल मिला के सैदाई की बात करें तो जो उसका पुत्र है, यानी कि उसके पुत्र क की पुत्र की बात करें तो अभी, हाँ बोलिए। क के पुत्र की बात करें तो चार उसके बेटे हैं, अ ब स और द। ठीक है। अ के वापिस जो है चार बेटे हैं, यानी कि बेटे पोते और पड़पोते और नीचे की जो ब्रांचेस है वो चल रही है। यानी कि अ का बेटा है प का बेटा है फ, और फ का बेटा है ब, और ब का बेटा है ये इस ब को आप वो स्मॉल ब या कुछ और मान लेना है ना, क्योंकि ब ऊपर आ चुका है इसलिए ये यहाँ ब की बजाय कुछ और वर्ड इसको मान के स्मॉल ब मान लीजिए, ऐसा कुछ मान लीजिए। ठीक है। और फिर उसका बेटा है ब। फिर हम बात करते हैं ब की। ब के दो बेटे हैं त और थ। ये चार्ट आप लोगों ने बना लिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फिर हम बात करते हैं स। स अपने आप में सिंगल है, इसकी कोई संतान नहीं है। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं द की। द के वापस दो बेटे हैं, दो बेटे हैं म और न। और न के वापस नीचे की पोता पड़पोता और नीचे की जो ब्रांचेस है वो अपने आप में अलग अलग ब्रांच है। अब हम बात करते हैं सहदायिक की, यानी कि सहदायिक किसे कहते हैं? तो एक व्यक्ति से उसका पुत्र, उसका पौत्र और पड़पोत्र। जहां हम क की बात करते हैं तो उसका जो बेटा है अ, उसका बेटा है प और फ। सिर्फ फ तक ही सहदायिक माना जाएगा, ब और भ सहदायिक नहीं है। वापस आप लोग इस चार्ट को देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअली सक्सेशन जो है वो मतलब आमने सामने बैठ के जनरली समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझाऊं। तो क की बात करें, सहदाई की बात करें, और जहां तक अ है, प है और फ है, सिर्फ यही फ तक सहदायिक है। इसके नीचे के बच्चे भ और म सहदायिक नहीं है, इनको पार्टीशन खुलवाने का राइट नहीं होता है। और जहां हम बात करते हैं क की, अ की, प की और फ की, इन सभी का कोपाशनल प्रॉपर्टी में या सहदायिक संपत्ति में जन्म से हिस्सा होता है। जो ये जन्मते हैं उस जन्म के साथ ही इनका एक हिस्सा उस प्रॉपर्टी में बन जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब की। क जो उसका पिता है, ब के वापस दो बेटे हैं, त और फ। त और थ। तो ये दोनों बच्चे भी अपना अपना सहदायिक है, क्योंकि इनके नीचे की कोई ब्रांच है नहीं है और ये अपना अपना सहदायिक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स की। स अपना अपना सहदायिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो क का बेटा है। अब बात करते हैं द की। द के दो बेटे हैं, वो सेम वही पोजीशन होगी जो ए की, ए के साथ थी। द के दो बेटे हैं म और न। न के वापस नीचे के क्रम में जो है च, छ और ज पुत्र हैं। तो यहां सहदाई की बात करें, क के सहदाई में द आता है, म और न आता है और च आता है। लेकिन छ और ज यानी कि नीचे के जो दो बच्चे हैं लास्ट, द के की ब्रांच की हम बात करें, नीचे के जो दो बच्चे हैं लास्ट छ और जो, वो इस सहदाई कैटेगरीज में नहीं आते हैं। इसका मतलब एक सहदायिक संपत्ति की बात करें तो पार्टीशन खुलवाने का या जो राइट है, वो राइट जो है छ और ज का नहीं है। लेकिन न नाम का व्यक्ति, इस पे आप एक फोकस करिए। न नाम का जो पर्सन है, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। ये जो द का बेटा है, मान लीजिए कि न नाम का व्यक्ति जो है वो मर जाता है और उसकी कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब उस न नाम का व्यक्ति मर जाता है, फिर मैं कह रहा हूं उसको आप थोड़ा सा चार्ट को ध्यान से देखिए। न नाम का व्यक्ति अगर मर जाता है तो न की एक स्मॉल सहदाई की भी स्टार्ट है। ठीक है। अब न की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मैं पेरेंटल पे नहीं जा रहा हूं, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसके लिए जो है उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसके जो बच्चे हैं, यानी कि न के बच्चा है च, छ और ज, यानी कि पुत्र, पौत्र और पड़पोत्र, ये न की सहदाई में आते हैं। लेकिन क की सहदाई की बात करें तो छ और ज क की सहदाई में नहीं आते हैं। छ और ज न की सहदाई में आते हैं। और इधर हम बात करें प और ब, ये अपने पिता की जो सहदाई है उसमें आते हैं। ठीक है। तो ये सहदाई का जो कंसेप्ट है वो पिता, पुत्र, पौत्र और पड़पोत्र तक होता है। इसका बीच का अगर कोई व्यक्ति मर भी जाए तब भी सहदाई नीचे नहीं खिसकती है। जैसे मान लीजिए कि अ ब स और द सब मर गए। ठीक है। अ ब स द, यानी क नाम का व्यक्ति है, इसके चार बच्चे हैं, चारों बच्चे मर चुके हैं।
उसके बावजूद भी सैदाई नीचे नहीं जाएगी, वहीं तक रहेगी। यानी कि यही माना जाएगा कि क का जो बेटा है वो अ है, अ का बेटा जो है वो यानी कि पोता प है और फ है। ब और ब को फिर कोई राइट अराइजर होने वाले नहीं है, क्योंकि वो सैदाई की जो है किसी व्यक्ति के मरने से नहीं गिर सकती। लेकिन अगर क मर जाता है तो सैदाई की जो है नीचे खिसक जाएगी। यानी कि एक जस्ट जो है अपने पिता के अकॉर्डिंग वो जो सैदाई की वो नीचे खिसकेगी। यानी कि जो टॉप का पर्सन है अगर वो मरता है तो सैदाई की जो है खिसकती है, अदरवाइज सैदाई की स्थिर है। सैदाई की में किसी बच्चे का जन्म से हक होता है, यानी कि वो उस पार्टीशन में खुलवाने का उसका राइट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैदाई एक सेकंड होल्ड। तो हम बात कर रहे थे सैदाई की सैदाई की किसी व्यक्ति से शादी होती है, सर ये सैदाई की उसका कब पुत्र। किसके की? देखिए सदाई की जो है जनरली एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है, और मेरे पास पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो अब मैं उस सदाई का हेड हो गया या उस परिवार का कर्ता हो गया हूं। मैं उसमें इंक्लूड हूं, मेरा बच्चा उसमें इंक्लूड है, मेरा पोता उसमें इंक्लूड है और पड़पोता। यानी कि अब मेरी जो सदाई की उसमें मैं, मेरा पुत्र, मेरा पोता और पड़पोता, 4 जने उसमें इंक्लूड हैं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक सदाई की नीचे नहीं जाएगी, भले ही चारों नीचे में से कोई रहे या ना रहे, लेकिन सदाई की स्थिर रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चला जाता हूं तो सैदाई की जो है शिफ्टेड हो जाएगी, वो नीचे की तरफ खिसकेगी। सपिंड की हम बात करते हैं, सपिंड हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। सपिंड संबंध रिलेशन जो आप लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़े होंगे, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 4 में उसकी डेफिनेशन है कि पिता के ऊपर ली 5 पीढ़ी और माता के ऊपर ली 3 डिग्री वो सपिंड में। लेकिन यहाँ सैदाई की जो है किसी व्यक्ति से जो जिसके पास संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति या प्रॉपर्टी है, वहां से वो सैदाई की जो है नीचे की तरफ जो है, यानी कि जो मेन जो हेड है वो पुरुष है, उससे उस सैदाई की जो है कनेक्टेड होती है और नीचे तक की तरफ जाती है। यानी कि जैसे मैंने जो आप लोगों को चार्ट बताया था, क जब तक जीवित है क की सैदाई की अपनी सैदाई की है। लेकिन एक सैदाई की में छोटी सैदाई की या सब कोपाशनरी भी हो सकती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था न नाम के व्यक्ति का, कि उसकी खुद की कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और क के जीवन काल में न मर जाता है, तो अब न की जो सैदाई की या उसके जो बच्चे हैं, क्योंकि च ने वो प्रॉपर्टी खुद कमाई नहीं है, च को उसके पिता से मिली, यानी कि जो न के मरने के बाद सक्सेशन में जो प्रॉपर्टी च को मिली है, इट मीन उस प्रॉपर्टी पे छ और ज का भी राइट बन जाएगा, क्योंकि वो पिता ने अब कमाई नहीं है, इसलिए वो कहलाती है पुश्तैनी संपत्ति। और पुश्तैनी संपत्ति में पुत्र, पौत्र और परपौत्र का जन्म से एक अंश या हिस्सा उसका बनता है। ठीक है, जबकि स्व अर्जित संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी हिस्सा, फिर कह रहा हूं मैं, स्व अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई भी हिस्सा किसी व्यक्ति का नहीं बनता है। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई वसीयत करके चला जाता तो वो वसीयत एप्लीकेबल होगी और पीछे के बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क नाम का व्यक्ति है, इसके दो दो प्रॉपर्टी हैं, एक सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और दूसरी जो है, जो चार्ट आप लोगों ने खोल रखा है, चार्ट नंबर 1, उसको देखिए। क नाम के व्यक्ति की 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है पुश्तैनी संपत्ति। पुश्तैनी संपत्ति मतलब क को भी उसके पिता से कभी मिली होगी या विभाजन में या परिवार संयुक्त हिंदू परिवार का जब विघटन हुआ तो उस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा मिल गया, तो उसके पास 2 प्रॉपर्टी। यानी अब जो क की बात करें, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी से वो अ, ब और सब चारों को वंचित कर सकता है। वो प्रॉपर्टी जिसको चाहे उसको वो डोनेट कर सकता है। वो चाहे तो मंदिर में दे सकता है, चाहे वो प को दे, चाहे वो फ को दे, या चाहे किसी पोते को भी दे, क्योंकि वो उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और उसको ट्रांजिशन करने के सारे राइट्स उस व्यक्ति में बने हुए हैं। लेकिन पुश्तैनी संपत्ति जो है, पुश्तैनी संपत्ति का वो इस प्रकार से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता और किसी एक व्यक्ति के लिए वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि पुश्तैनी संपत्ति में पुत्र, पौत्र और परपौत्र यानी सैदाई को का जन्म से एक हिस्सा हो जाता है। कोई कोई उसका अंश या उसका शेयर है, उसका मिलेगा उसको। तो वह उसको बाउंडेशन करती है कि आप जो है बिना विभाजन किए, बिना पार्टीशन किए, अपना हिस्सा पृथक किए या सभी को अपना हिस्सा दिए बिना आप उस प्रॉपर्टी का कोई फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ये पेरेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, फिर हम सेकंड बात करते हैं, एक पुरुष अगर उसने वसीयत कर दी है अपनी स्व अर्जित संपत्ति की, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि ये सक्सेशन तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति की स्व अर्जित संपत्ति का वसीयत नहीं है, तभी सक्सेशन लागू होगा। अगर वसीयत है तो वसीयत ही एप्लीकेबल होगी। मैं फिर इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की अगर कोई वसीयत है तो वसीयत ही एप्लीकेबल होगी, उसका सक्सेशन नहीं होगा या उसका उत्तराधिकार में किसी भी व्यक्ति को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
सिर्फ वसीयत एप्लीकेबल होगी, जैसा या जो कंटेंट्स वसीयत का है, और वसीयत अगर वो वैलिड है तो वो वसीयत ही वैलिड होगी। अदरवाइज अगर वसीयत नहीं है तो धारा 8 में जो मैंने आप लोगों को एक चार्ट भेजा था, चार्ट नंबर 3, हिंदी में भी भेजा है, इंग्लिश में भी भेजा है, वो सारे लोग उसके वारिस हो जाएंगे। वो उसके रिगार्डिंग एक चार्ट मैं आपको बना के आज और भेजूंगा, जिसको आप लोगों को और कंफर्म हो जाएगा कि ये लोग उसके हिस्सा बनते हैं। और जो भी पार्टीशन है वो क्या है मैं आपको कल समझाऊंगा। लेकिन आज जो मेरा फोकस है, उपासनरी क्या होती है, संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है, संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और पुरुष की प्रॉपर्टी दो प्रकार की, एक तो उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी और एक उसकी सेल्फ प्रॉपर्टी। फिर हम बात करते हैं एक महिला की प्रॉपर्टी। महिला की भी को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो प्रॉपर्टी जो उसकी सेल्फ प्रॉपर्टी है, और दूसरी जो उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो भी उसको पूर्वजों से या दान में, दहेज में, जैसे कैसे मिली है। यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंट आ जाता है कि पुरुष की प्रॉपर्टी के जो हकदार हैं वो कुल मिला के फर्स्ट प्रायोरिटी में 16 हकदार है, जो मैंने आपको चार्ट नंबर 3 भेजा है। चार्ट नंबर 3 भेजा है, उसका आप थोड़ा सा देख लेना। जो पुरुष की, वो पुरुष के लिए है, चार्ट नंबर 3 पुरुष के लिए है। और महिला के लिए जो चार्ट है वो मैंने अभी बनाया नहीं, वो मैं आपको आज शाम तक उसको फॉरवर्ड करूंगा, आपको उसको कल उसको देख लेना, ताकि दोनों चार्ट को मैं एक साथ एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति की बात। कोई भी सहदायक जो वयस्क है विभाजन खुलवाने का अधिकारी है, या उसका पार्टीशन करवाने का उसका राइट होता है। सेकंड चीज, कर्ता खुद उस परिवार का पार्टीशन कर सकता है। और एक बार अगर पार्टीशन हो चुका है किसी प्रॉपर्टी का, या जिस व्यक्ति ने अपना हिस्सा अलग ले लिया है उस संपत्ति से, वो उस संयुक्त हिंदू परिवार से अलग हो जाता है। या ये मान लिया जाता है कि अगर आपने सभी को अपना हिस्सा दे दिया तो संयुक्त हिंदू परिवार का विघटन हो चुका है, डिसोल्यूशन हो चुका है। अब संयुक्त हिंदू परिवार खंडित हो चुका है, अपने अपनी हर व्यक्ति की सहदायिकी हो चुकी है। जैसे मान लीजिए क नाम के इस व्यक्ति की जो चार्ट नंबर 1 है, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, उसने उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। बंटवारा करने के बाद उसके 5 हिस्से हुए। आप चार्ट नंबर 1 पे गौर करिए। क नाम के व्यक्ति के पास जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, मैं फिर वर्ड यूज करूं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, उसी का ही विभाजन होता है। सेल्फ एक्वायर का आप विभाजन में डालना चाहो तो ठीक है, ना डालना चाहो तो आप जिसकी प्रॉपर्टी उसकी मर्जी। लेकिन कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को भी विभाजन में डाल देते हैं। एक बार अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी आपने विभाजन में डाल दी है तो वो संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि क के पास दो प्रॉपर्टी है, एक मकान है और एक महल बना हुआ है जो पुश्तैनी है। अब उसने अपना मकान और महल दोनों अब और सद में डिवाइड कर दिया, यानी कि उसने अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी भी उस विभाजन के अंदर डाल दी। तो अब उनके बच्चों के लिए वो प्रॉपर्टी पुश्तैनी हो चुकी है, ठीक है ना। अब जो नहीं, अब और सद के लिए सारी प्रॉपर्टी पुश्तैनी हो चुकी है, चाहे वो उनको अपने पिता से किसी भी प्रकार से मिली है, यानी कि उन्होंने विभाजन से मिली है, तो वो प्रॉपर्टी भी सेल्फ प्रॉपर्टी की बजाय अब विभाजन में मिली है। इस कारण जो है अब और सद के लिए सारी प्रॉपर्टी जो है पुश्तैनी संपत्ति मानी जाएगी, ठीक है। उसी के हिसाब से उन्हें अपने बच्चों को जो है जन्म से उनका जो हिस्सा बनता है वो उसको देना पड़ेगा। अब क ने पार्टीशन कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पर क ने प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर लिया, तो जो ही पार्टीशन हुआ सहदायिकी समाप्त हो गई है। हर एक की अब अपनी नई सहदायिकी हो चुकी है। क की सहदायिकी तो खत्म हो चुकी है क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टी का विभाजन कर दिया है। उस क की प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होंगे, यानी कि 1/5 क को मिलेगा, अ को 1/5 मिलेगा, ब को भी 1/5, स को भी 1/5 और द को भी 1/5। ये एक जनरल रूल है, मैं फिर बता रहा हूँ। दिस इज द जनरल रूल ऑफ पार्टीशन कि जो पांचों हकदार हैं उन पांचों में बराबर डिवाइड कर दी जाए। अब क्वेश्चन हमेशा उठता है कि बराबर की डेफिनेशन क्या है। तो ये है कि अगर सभी व्यक्तियों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं, और जिसको जो मिल गया है वो उसमें संतुष्ट है, तो दैट इज पार्टीशन इज फाइनल एंड बाउंड। लेकिन जब हम फील्ड पे जाके देखते हैं कई बार कि पार्टीशन की बात करें तो किसी को मकान मिलता है, किसी को खेत मिलता है, किसी को कैश पेमेंट मिलता है, वो अलग अलग जो भी पार्टीशन में मिलता है वो अलग चीज है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो अगर पार्टीज राजी है, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं, तो फिर कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी को मकान मिला है या किसी को खेत मिला है। लेकिन अगर पार्टी राजी नहीं है तो फिर वो कोर्ट में जा सकती है और जो बराबर का जो हिस्सा जो लेना चाहे वो ले सकती है। वो न्यायालय फिर जो डिसाइड करेगा किस व्यक्ति का कितना हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक पार्टीशन की बात हुई। एक बार अगर हिंदू परिवार का विभाजन हो गया तो फिर वो अपना अपना सेपरेट हो जाता है। हर एक की अपनी अपनी जो है अलग अलग सहदायिकी चल जाएगी। अ की सहदायिकी अलग से स्टार्ट हो जाएगी, ब की अलग स्टार्ट हो जाएगी, स की अलग और द की अलग, यानी कि चारों की अपनी अपनी सहदायिकी नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगी। जो प्रॉपर्टीज उनको अपने पूर्वजों से मिली है उस प्रॉपर्टी
को फर्दर उसको ट्रांजेक्शन जो भी जो उस पुश्तैनी संपत्ति के अकॉर्डिंग उनको उसको करना पड़ेगा। तो ये एक पार्टीशन का एक जनरल रूल है कि सैदाइक जो है किसी प्रॉपर्टी में जन्म से हकदार होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक विशाल सैदाइक की। अब हम जो जो मैंने चार्ट 2 दिया है उसमें यही शो होता है कि जैसे मान लीजिए कि प के बच्चा है फ और फ का बच्चा है ब के आपस दो सन है च और छ। ये चार्ट इसीलिए दिया है कि सैदाइकी जो है कब जो है नीचे जाती है और कब नहीं जाती। इसमें मान लीजिए कि फ नाम का व्यक्ति जो है वो मर जाता है और प जो है यानी कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो जीवित है, तब भी सैदाइकी जो है नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगी जब तक कि वो प जीवित है। ठीक है, तो प की सैदाइकी की बात करें, भले ही फ नाम का व्यक्ति मर चुका है यानी कि पुत्र पौत्र और परपौत्र, तो च और छ ही सैदाइकी की कैटेगरी में आएंगे। प की मृत्यु भले ही हो जाए, भले ही ब की मृत्यु हो जाए, यानी कि फ और ब अगर मर चुके हैं तब भी सैदाइकी में सिर्फ जो है ये 2 पर्सन ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, देखिए इस प नाम के व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, फ और ब, दोनों की डेथ हो गई। उसके बावजूद जो है सैदाइकी नीचे शिफ्टेड नहीं होगी, च और छ ही सैदाइकी, यानी कि सैदाइकी में सिर्फ 3 जने ही होंगे, प च और छ। ठीक है, और मान लीजिए कि प ब च और छ इन सब की भी डेथ हो चुकी है और प जीवित है, तब अपने आप में वो सिंगल सेपरेट जो है वो सैदाइक है और ये जो बच्चे हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये एक सैदाइकी के बारे में छोटा सा कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं गोत्रज की। गोत्रज किसे कहते हैं? देखिए 2 शब्द आएंगे जब आप आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, खास तौर से जब पुरुष की संपत्ति को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है तो 2 वर्ड आएंगे कि गोत्रज यानी एग्नेट और बंधु यानी कैग्नेट। एग्नेट और कैग्नेट। गोत्रज उसे कहते हैं कि जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से इस प्रकार से कनेक्टेड है कि वो किसी पुरुष संबंधों के माध्यम से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए मैं, मेरा पिता, पिता के चाचा, यहाँ तीनों ही रिलेशन जो हैं पुरुष हैं, तो ये अपना आप में गोत्रज कहलाते हैं। या मान लीजिए मैं हूं, मेरे पिता हैं, पिता के पिता हैं, पिता के पिता का को जो भाई है, तो यहाँ जितने रिलेशन मैंने आपको बताए हैं वो सारे पुरुष संबंधों के जरिए बताए हैं। तो ये सारे जो रिलेशन है जो पुरुष संबंधों के माध्यम से एक दूसरे से हैं वो कहलाते हैं गोत्रज, जिसको हम बोलते हैं एग्नेट। दूसरे रिलेशन होते हैं कि जहां कहीं भी किसी संबंधों के बीच में एक भी महिला आ गई, ठीक है, तो वो जो रिलेशन वो कन्वर्ट हो जाएगा बंधु में। यानी कि जैसे मैं और मेरी माता, मेरी माता का भाई यानी कि मेरे मामा, तो ये अपना आप में बंधु हैं। तो ये 2 डेफिनेशन है गोत्रज और बंधु। ये इसलिए शो की जा रही है कि जब सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग किसी हिंदू पुरुष की प्रॉपर्टी है और उसने उसकी वसीयत नहीं करी और बिना वसीयत जब वो मर जाता है तो उसके कुल मिला के 4 कैटेगरीज बनी हुई है। मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, 4 कैटेगरीज बनी हुई है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कैटेगरी में कुल मिला के 16 लोग हैं जिनकी लिस्ट मैंने आप लोगों को चार्ट नंबर 3 में डाल रखी है, इंग्लिश और हिंदी। उसमें आप देख लेना, कुल मिला के 16 लोग हैं जिन जो उसके हकदार हैं। कैटेगरी 2 में कैटेगरी जो 1 है इसकी पुरुष के बारे में, उसमें 16 लोग हैं और वो उनका पार्टीशन किस प्रकार से होगा वो मैं चार्ट बना के आज आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको देख लेना। कल उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइनल जो कल अपना फोकस होगा वो इसी के ऊपर होगा कि पार्टीशन क्या होता है और पुरुष की जो संपत्ति है, पुरुष की संपत्ति का जो उसने वसीयत नहीं करी तो उसका पार्टीशन कैसे होगा या किस किस को कितना शेयर अपना मिलेगा, और महिला अगर बिना वसीयत मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसका सेल्फ प्रॉपर्टी का किस प्रकार से डिवाइडेशन होगा। ठीक है, तो ये एक जनरल कंसेप्ट है कुल मिला के इस सैदाइकी के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, उसमें कुल मिला के 21 जने हैं। थर्ड कैटेगरी में आते हैं गोत्रज और फोर्थ कैटेगरीज में आते हैं बंधु। यानी कि एक पुरुष जो बिना वसीयत मर जाता है उसकी जो उसके सक्सेशन का जो डिवाइडेशन होगा या उसका जो विभाजन जो उसका होगा या जो शेयर उसको मिलेगा। 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरीज उसमें कुल मिला के 16 लोग हैं। इनमें से अगर कोई एक भी बंदा जीवित है तो सेकंड कैटेगरीज में वाले को किसी भी को भी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। यानी कि जो मैंने आपको चार्ट नंबर 3 भेजा है उसको एक बार आप देख लीजिए। अगर कोई पुरुष बिना वसीयत मर जाता है और
फर्स्ट कैटेगरीज में कुल मिला के जो लोग दे रखे हैं, यानी कि पुत्र है, पुत्री है, विधवा है, माता, या जो जितने भी ये कुल मिला के 16 लोग हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति जीवित है तो सेकंड कैटेगरीज वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि उसके पिता को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने एक वर्ड देखा होगा, पिता उसमें लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए, उसमें पिता और उसके नीचे जो बच्चे वगैरह हैं। लेकिन मान लीजिए कि फर्स्ट कैटेगरी का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है, इन 16 व्यक्तियों में से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन होगा वो सेकंड कैटेगरीज में, और सेकंड कैटेगरीज में हेड ऑफ उसका है पिता, तो सारी प्रॉपर्टी उस पिता को चली जाएगी। चार्ट नंबर 3, ठीक है। अगर पिता नहीं है तो पुत्र की पुत्री का पुत्र, जो मैंने लिखा है आप उसमें देख लेना, ये और ये कुल मिला के जो 4 जने सेकंड लिस्ट में दे रखे हैं, पुत्र की पुत्री और भाई और सिस्टर्स, इन चारों में वो प्रॉपर्टी बराबर डिवाइड हो जाएगी। और अगर ये भी जीवित नहीं है तो फिर ये कुछ मिला के नीचे की तरफ शिफ्टेड 1 बाय 1 होते जाएंगे, यानी कुल मिला के जो ये 9 लोग हैं, 9 कैटेगरीज बनी हुई है, इनमें ये प्रॉपर्टी सीक्वेंस है, यानी ऊपर वाला जीवित है तो सारी उसी को, उसके बाद वो जीवित नहीं है तो नीचे वाली को, नीचे वाला अगर जीवित नहीं है तो कुल मिला के 1 बाय 1 जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये जो चार्ट है वो एप्लीकेबल होता है। और इसमें जितने लोग हैं 1 कैटेगरीज में, वो आप एक साथ उस प्रॉपर्टी को पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप 5 नंबर पे देखिए, पिता का पिता और पिता की माता, ठीक है ना। ये जो वर्ड है, इसका मतलब ये है कि 1 से 4 तक एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है, और ऊपर के भी लोग जो लिस्ट में दे रखे हैं वो जिंदा नहीं है। तब कहीं जाके प्रॉपर्टी जो है पिता की पिता को और पिता की माता को मिलेगी, और दोनों को 1/2 जो शेयर है दोनों को शेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पुरुष के बारे में जो प्रॉपर्टी का जो डिवाइडेशन है उसका एक मेथड है, जिसपे हम मेजर डिस्कशन कल ही करेंगे। आज जो मेरा फोकस है संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है। संयुक्त हिंदू परिवार में कई सारे लोग हो सकते हैं, और एक संयुक्त हिंदू परिवार में कई सारी सदाइयां हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी संयुक्त हिंदू परिवार ने की संपत्ति से कमाई गई है, तब भी वो संयुक्त हिंदू परिवार की ही संपत्ति मानी जाएगी, ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी उस भले ही सेल्फ एक्वायर रूप से कमाता है, लेकिन उसके बावजूद वो विभाजन में कहता है कि ठीक है ये विभाजन में डाल दीजिए, तब ये माना जाएगा कि वो अब प्रॉपर्टी संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी हो चुकी है, क्योंकि उसने अपना राइट छोड़ दिया प्रॉपर्टी के ऊपर। भले ही वो उसकी सेल्फ एक्वायर है, लेकिन अगर आप राइट छोड़ देते हो तो वो फिर संयुक्त हिंदू परिवार की तरह वो कवर हो जाएगी। और अगर किसी और सामुदायिक जो संपत्ति है, उस संपत्ति की वसीयत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि किसी व्यक्ति को उसका हिस्सा मिल नहीं जाता, क्योंकि उसका हिस्सा उसको मिल जाता है उसके बाद वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की तरफ होगी। अदरवाइज जो है वो न तो किसी को फर्दर ट्रांजेक्शन कर सकता है, और अगर वो करना है तो परिवार की जरूरतों जो कर्ता के राइट्स हैं उस राइट्स के तहत हो सकते हैं। अदरवाइज जो है एक सामुदायिक संपत्ति में पुत्र का, पौत्र का और पड़पोत्र का जन्म से हिस्सा होता है, और वयस्क होने के बाद जो है सामुदायिक पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल मेथड है। यहां तक अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर है ना, जो आपने बताया तो क है, क के अगर अ ब स द बेटे के अलावा, 4 नंबर बोलिए, 4 नंबर कौन सा बोल रहे हो आप? चार्ट 1 या 2? 1। हाँ बोलिए। तो सर ना 4 बेटों के अलावा अगर उनकी एक बेटी भी होती है तो सर वो भी उसमें कोपार्शन होगी कि नहीं? बिल्कुल, 2005 के बाद में जो है महिला भी बराबर की, पुत्री भी बराबर की कोपार्शनर है और बराबर की प्रॉपर्टी की हकदार है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं अ और ब, ठीक है, और 2 बेटियां हैं स और द, प्रॉपर्टी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी, कोई अंतर नहीं रहा महिला और पुरुष में, ठीक है। तो बराबर की वो हकदार है। कुछ केसेस है, मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, मैंने एक चार्ट बना रखा है, और महिलाओं के बारे में जो स्पेशल राइट्स है उसके क्या है वो मैं अभी विद इन 10-15 मिनट ग्रुप में भेजूंगा, बना रखा आप लोगों के लिए। महिला के स्पेशल राइट्स हैं, और कई जगह तो पहले ये कंसेप्ट भी चला था कि अगर कम मर जाता है तो सदाई का विभाजन नहीं हुआ तो महिला को नहीं मिला। ऐसे की केसेस में हाईकोर्ट ने भी जजमेंट दिए, सुप्रीम कोर्ट में दी, लेकिन फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि महिला और पुत्र का बराबर का जन्म से हकदार है, उसके वही हक है जो किसी पुरुष के होते हैं, यानी कि जो पुत्र के हक हैं वही पुत्री के हक हैं। और वह मान लीजिए कि पुत्र हैं और स और द पुत्रियां हैं, यहाँ जो है स और द उतना ही हक रखेगी जितना और ब का हिस्सा है। इस पूरी प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होंगे, एक हिस्सा क का, एक हिस्सा अ का, एक ब का, एक स और द का, यानी कि 1/5 सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जैसे मान लीजिए कि जिसकी सदाई की है
ठीक है, वो तो उस सैद्धांतिकी के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी चलेगी, यानी कि अ के जो बच्चे हैं ब और फ, तो अ के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन है कि उसकी सदाई में जो बच्चे हैं उनका उनका राइट बनता है, अगर वो कोई वयस्क है तो वो फादर को भी रोक सकते हैं कि मेरा हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन जैसे कि स हम बात करते हैं, स कि कोई बच्चा नहीं है और स को 1/5 हिस्सा मिला, वो हिस्सा वो जैसा चाहे वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, क्योंकि अब उसकी कोई सैदाई नहीं है। ठीक है, जब तक कि सैदाई को उसका हिस्सा नहीं दे दिया जाता या अपना हिस्सा उससे अलग नहीं कर लिया जाता, तब तक वो फर्दर ट्रांजेक्शन उसका नहीं हो सकता। अदरवाइज जो है कोई किसी ने विक्रय भी कर दिया है या सेल भी कर दिया प्रॉपर्टी को, तो वो प्रॉपर्टी का सेल जो है कैंसिलेशन का दावा, या जिसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन सूट, फाइल किया जा सकता है और प्रॉपर्टी वापस जो है जॉइंट हिंदू अकाउंट में आ सकती है, और आज आ भी जाती है। कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिना किसी कोपार्टनर की या जो हिस्सेदार हैं उनकी प्रॉपर्टी बिना जो विभाजन किए किसी व्यक्ति ने खरीद ली तो कैंसिल भी होते हैं, कई सारे केसेस में हुआ भी है। तो सर है ना, अगर जैसे कि आप बता रहे हैं चार्ट 1 में मतलब अ ब तो बेटे हैं और स और 2 बेटियां हैं, तो अगर द के कुछ पुत्र है तो सर वो भी इसमें कोपार्टनर होगा कि नहीं? देखिए, अभी जो सेक्शन 6 की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 6 में एक ही वर्ड लिखा हुआ है कि पुत्री, इसलिए हम फर्दर उसके नीचे नहीं जाएंगे। सेक्शन 6 की जो हम डेफिनेशन देखेंगे कि 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ है, पुत्री वर्ड यूज किया है उसमें, कि पुत्री भी पुत्र के बराबर रूप से जो उसके हकदार होगी। तो ये है, जितने राइट्स अ के हैं उतने राइट्स द के हैं, तो दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो सर उनके बच्चों में तो अंतर आ जाएगा ना, जैसे कि वो तो कोपार्टनर बने थे, पौत्र परपौत्र। हाँ, पुत्र पौत्र और परपौत्र को जो ऐड किया है सेक्शन 6 में, और सेक्शन 6 में जहां जो संशोधन 2005 में हुआ है वो सिर्फ पुत्री वर्ड यूज किया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पुत्री वर्ड यूज किया है, पौत्री और परपौत्री वर्ड उस सेक्शन में यूज नहीं किया हुआ है। ओके सर। ठीक है, तो एक बार सेक्शन 6 आप लोग देख लेना। और अदर क्वेश्चंस? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, फर्स्ट वाले चार्ट से रिलेटेड है सर। बोलिए। इसमें सर जो क के जो 4 पुत्र है जैसे सर, तो इसमें जो मान लीजिए सर द है, अगर वो मना कर देता है जो पेरेंटल प्रॉपर्टी उसको लेने से, सदाई के लेने से, तो क्या वो कर सकता है सर ऐसा? मना करता है ना, द सर, द मना करता है पेरेंटल प्रॉपर्टी में। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, तो क्या मना कर सकता है, कर सकते हो? अभी बात सुनिए, हाँ अभी एक बात सुनिए कि अगर जो है ब और न जो वयस्क हैं, तो वो तो रोक सकते हैं कि आप भले अलग हो जाओ, आप अपना हिस्सा छोड़ दो, लेकिन हमारा हिस्सा तो बना रहेगा। तो वो जो बच्चे हैं वो उसमें क्लेम कर सकते हैं, लेकिन द अपना हिस्सा छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन ब और न का और च का हिस्सा तो उस प्रॉपर्टी में बना रहेगा। म न और च का उस प्रॉपर्टी में भले द छोड़ देता है, क्योंकि उसमें इन बच्चों का जन्म से हक है, उसके छोड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इनका जन्म नहीं हुआ है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि स नाम का व्यक्ति है, इसने अपना हिस्सा छोड़ दिया, अभी इसके बच्चे नहीं है, हाँ सर, स का एग्जांपल लीजिए, स ने अपना हिस्सा छोड़ दिया और स के कोई बच्चे नहीं है, और इन फ्यूचर बच्चे हो जाते हैं, तो उन बच्चों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि संपत्ति का विभाजन हो चुका है, और उसके बाद उस जो उनका जन्म हुआ है सदाई की जो एक खंडित हो चुकी है, उसको डिवाइड हो चुकी है, उसके बाद उनके बच्चों का राइट नहीं बनेगा। लेकिन बच्चों का जन्म हो चुका है तो फिर वो रोक सकते हैं। ठीक है, नहीं सर, पर मान लीजिए रोक सकते हैं, पर वो एडल्ट ही नहीं है अभी सर, अभी तो ले मान लीजिए इनकी क्लेम करने की कोर्ट जाने की उम्र नहीं है। ऐसे मैटर्स जो होते हैं फिर उसमें वो जो है कॉम्प्लिकेशंस ये आता है कि जो उनके संरक्षक है या उसकी माता है वो न्यायालय में जाके कह सकती है कि जो द का जो प्रॉपर्टी छुड़वाई जा रही है वो तो एक गलत तरीके से छुड़वाई जा रही है, तो न्यायालय को अगर ये लगता है तो वो रोक सकता है इसको भी, कि आप अपना हिस्सा भले छोड़ दीजिए लेकिन इनका हिस्सा आप इनको पृथक रखा जाए, क्योंकि इन बच्चों का जन्म तक है। ठीक है ना, ये बड़े होने के बाद भी अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। ओके सर। जब तक कि उस प्रॉपर्टी में सारे हिस्सेदार जो हैं, जिन जिन का हक है, उनको अपना हिस्सा मिल नहीं जाता या डिवाइड हो नहीं जाता, तब तक जो है फर्दर ट्रांजेक्शन करना किसी व्यक्ति के लिए घातक ही होगा एक तरीके से। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा कि वो पूरा मैटर जो है कोर्ट में जाएगा और फिर वापस नए सिरे से जो है वो पार्टीशन होगा। सर ठीक है, सर एक क्वेश्चन था कि जैसे कि क है, तो सर है ना, उसको कोई प्लॉट मिला है पुश्तैनी प्रॉपर्टी से, उसने उस पर मकान कंस्ट्रक्शन कर लिया है, तो सर वो संयुक्त संपत्ति में माना जाएगा कि सेल्फ एक्वायर्ड में? देखिए अगर उसने वो उसको किया है तो अब वो पार्टीशन के ऊपर डिवाइड
डिपेंड करेगा वो किस तरीके से उसका पार्टीशन करना चाह रहा है। बाकी तो जो उसने मकान का कंस्ट्रक्शन किया है वो जो कर्ता की हैसियत से उसने वो किया होगा कि मुझे मकान बनाना करना है बच्चों के रहने करने के लिए। लेकिन अगर उसके ऊपर वो निर्माण कर दिया है तो ये मान लिया जाएगा इन फ्यूचर कि वो संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है। तो सर वो सेल्फ एक्वायर्ड नहीं माना जाएगा, वो किसी के नाम वसीयत नहीं कर। एक्चुअली जब तक आपने अपना हिस्सा अलग नहीं किया तो उसके ऊपर निर्माण क्यों किया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जब हिस्सा अलग हो जाता नहीं तब में आप निर्माण करते हैं, लेकिन आपने निर्माण कर दिया तो अब वो जो है उस अब हाँ ये बात अलग है कि वो जब पार्टीशन करता है तो बनाने का जो खर्चा है वो अपने लिए अलग से निकलवा ले, तो वो अगर फर्दर जो सक्सेस है उसके मतलब तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो है वो जमीन के बारे में ये प्रोविजन होता है कि अगर किसी ने निर्माण कर दिया तो जब जमीन का जो ऑनर्स है वो उसका उसके उस पर राइट रहेंगे सारे। और यहाँ जमीन के ओनर की बात करें तो संयुक्त परिवार के जो मेंबर्स हैं वो सारे उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका उनका हिस्सा है। तो या तो उसने बनाया क्यों बनाया, तो या तो सबसे की परमिशन से बना था कि मैं मकान बना रहा हूँ तुमको बदले में कुछ अदर पेमेंट दूंगा या जैसा भी, ठीक है, या फिर वो वापस अपना निर्माण हटा ले। वो जो भी डिसाइड होगा फिर अगर मैटर कोर्ट में जाता तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी इस चीज को। ओके सर। उससे भी प्रॉपर्टी में मकान बनाने से वो प्रॉपर्टी जो है कभी सेल नहीं हो जाती है, इस बात को हमेशा आप याद रखिए। इवन एक बात एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए कि क नाम का व्यक्ति है, अब स और द 4 बेटे हैं, अब और द उस प्रॉपर्टी पे कब्जे में है, ठीक है, और स नाम का व्यक्ति कहीं मान लीजिए कि किसी सेना में चला गया और सेना की जॉब में चला गया, ठीक है। अब जो है इस प्रॉपर्टी पे मान लीजिए 40 साल से अ ब और द का हिस्सा है, ठीक है ना। अ ब और द ये कहते हैं कि हम पोजीशन से 12 साल से ज्यादा हमारा कब्जा है, हम सर को कुछ भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, सर को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में कब्जे का सिद्धांत भी एप्लीकेबल नहीं होता है जब तक कि पार्टीशन नहीं हो जाता किसी प्रॉपर्टी का, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में 12 साल या उससे ज्यादा समय तक शांतिपूर्वक बने हुए हो तो ये मान लिया जाता है कि आप प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर एडवर्स पोजीशन से हो रहे हो या हो जाओगे, ठीक है। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी में कितने साल का कब्जा क्यों नहीं है, भले 100 साल का भी कब्जा क्यों नहीं है, पार्टीशन नहीं हुआ है तो हर एक व्यक्ति जो है उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सेदार है, उसका उसका हक रहेगा। लेकिन पार्टीशन होने के बाद में एक बात हमेशा याद रखना, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है। पार्टीशन होने के बाद में प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर एक दूसरे के लिए सेल्फ एक्वायर की तरह हो जाएगी। जैसे मान लीजिए क ने जमीन का बंटवारा कर दिया, अब प्रॉपर्टी अ ब और स और द को है, तो अब ये अपना अपना हिस्सा जो इनको मिला है वो हिस्सा एक दूसरे के लिए बात करें तो वो एक सेल्फ एक्वायर की तरह हो गया है, यानी कि ब ने अपना हिस्सा अलग कर लिया, अ ने कर लिया, स ने कर लिया और द ने कर लिया। अगर नीचे की सहायता की उनकी है तो कोपाशनर की तरह गवर्न होगी, नीचे की नहीं है तो फिर उनकी सेल्फ एक्वायर की तरफ भी वो उसको ट्रीट कर सकते हैं। स चाहे जिसको बेच सकता है क्योंकि उसके कोई संतान नहीं है, ठीक है। ब के 2 बच्चे हैं, त और द। थ ब ने तीनों में डिवाइड कर दिया तो अब तीनों फ्री हैं, ब भी फ्री है, त भी फ्री और थ भी फ्री है उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। तो ये जो है ये एक प्रोसेस है कि जब तक ये किसी सहायता को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वो जो है प्रॉपर्टी कोई कोई रेस्ट्रिक्शन रहते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है प्रतिबंधित या मतलब संपदा, ठीक है। 2 प्रकार की संपदा है, अप्रतिबंधित दाय या प्रतिबंधित दाय। तो ये प्रतिबंधित दाय ऐसी कहलाती है कि एक उपासना को एक सदाई को यानी कि पुत्र पौत्र और परपौत्र जो भी हैं जिनका अपनी शाखा के अनुसार जन्म का हिस्सा उनको उनका हिस्सा मिलेगा, तभी वो प्रॉपर्टी जो उनके लिए जो है एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज जो है सभी का हिस्सा बराबर रूप से बना रहेगा। एनी क्वेश्चंस? तो अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे क ने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसने जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन थी वो अ और ब के नाम पे कराई, बट लेटर ऑन क की तो डेथ हो गई और बाद में जो अ और ब की प्रॉपर्टी थी उसमें से अ की भी डेथ हो गई और भाई 3 है, अ ब और स। तो क्या वो प्रॉपर्टी स को भी मिलनी चाहिए अगर स उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है बहुत सालों से, या वो सिर्फ अ और ब में बंटनी चाहिए? अ के जो हिस्से की प्रॉपर्टी वो सिर्फ उसके बच्चों में जाएगी या अ ब स तीनों में बटेगी? देखिए मान लीजिए कि क नाम के व्यक्ति की आपने जैसा कहा सिर्फ 3 बच्चे हैं, अ ब और स। क ने प्रॉपर्टी जो है अ और ब के नाम से खरीदी है, ठीक है। तो ऑनर जो है वो इसमें आज की तारीख में प्रॉपर्टी के अ और ब दोनों हैं, ठीक है। ओके स का उस प्रॉपर्टी पे हक नहीं बनेगा क्योंकि जो प्रॉपर्टी है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, क ने खुद ने खरीदी है और उसके बाद बट उसके बच्चों सर के नाम पर उसने रजिस्ट्री करवाई है। तो
क्योंकि उसपे जो खरीदी क कंस्ट्रक्शन ने था है ना। वो क नहीं कराया हो तो? क्या चीज? सर नहीं, जैसे खरीदी प्रॉपर्टी तो क ने खरीदी है और क ने कंस्ट्रक्शन भी खरीदी क है। ने कराया है। हाँ, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना। क की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और क की पुश्तैनी प्रॉपर्टी दोनों में अंतर है। क ने कोई प्रॉपर्टी खुद खरीदी है तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ओके उस सर। प्रॉपर्टी का वो उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है अ और ब के नाम पे, और क मर चुका है तो अ ब उसके वारिस है। ओके सर। और सर अगर की भी डेथ हो जाती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी सब में बटेगी तो या सिर्फ उसके नहीं बच्चों नहीं में नहीं नहीं। बटेगी? अब मान लीजिए कि अ की डेथ हो गई है और उसने वसीयत नहीं की है, ठीक है यस ना। सर। अब अ की डेथ हो चुकी है, अ की वसीयत नहीं है, ठीक है, इसलिए वो प्रॉपर्टी जो है प फ और ब में डिवाइड होगी। वो उसकी अब जो उनके लिए जो है प फ और ब के लिए वो पोस्टल प्रॉपर्टी हो चुकी है, क्योंकि अ को उसके पिता से वो प्रॉपर्टी मिली है। ओके सर। तो वो ब अ को और वो स का प्रॉपर्टी कोई उसके राइट पिता नहीं से मिली है। बनेगा? किसका? ब और स का कोई राइट नहीं बनेगा उस प्रॉपर्टी पे? आपने कहा ना कि अ और ब दोनों के नाम संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी है, तो ब का भी यस बनेगा। सर। अगर वो प्रॉपर्टी संयुक्त नाम से अ और ब दोनों का बनेगा, और अगर मर चुका है तो उसके जो सदाई है उनका भी उस प्रॉपर्टी पे हिस्सा है, तो सर उसमें ठीक है। स का कोई रोल नहीं हो सकता अगर स उस नहीं, प्रॉपर्टी पे बहुत सालों से रहे तो भी? वो सिर्फ ये है कि पोजीशन से अपना राइट राइज करना चाहे तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पोजीशन ये गुड फेथ में दे रखा है तो वो संयुक्त हिंदू परिवार के तहत ही वो रह रहा है, वो उसका कोई ज्यादा हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि जो एक्चुअल ओनर है प्रॉपर्टी का, जिसके नाम पे यस सर। प्रॉपर्टी है, वो उसको फिर वहां से हटा सकता है। तो सर जैसे और बर्थ है उन दोनों के नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी थी, तो अब जो प्रॉपर्टी आगे जाएगी वो सिर्फ ब के डिसीजन पे जाएगी या जो फेयरली बंटनी चाहिए वैसे ही बांटनी नहीं पड़ेगी नहीं, इसको? अब ये प्रॉपर्टी और दोनों के डिसीजन से जाएगी, ठीक है ना। और तो की तो डेथ हो चुकी है ना? हाँ, तो की जो वाइफ है, उसकी अगर कोई मदर है, वाइफ है या बच्चे हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी में हकदार हैं, क्योंकि उसने वसीयत नहीं हुई, तो वो जो प्रोसेस है वो उन सारों को, वो एसेंशियल पार्टी है, उनको उसमें हिस्सा बनाना पड़ेगा, और तभी वो जाके जो ट्रांजेक्शन हो पाएगा। क्योंकि दूसरी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसके कुछ वारिस भी रिकॉर्ड पे आ जाता है। यस सर। मरा तो की पत्नी भी होगी, का वो जो बच्चा है, वो जो बच्चे हैं वो सारे वो जो उसमें पार्टी हैं, ठीक है। वो मान लीजिए कि फ नाम का वो जो व्यक्ति है वो बच्चा है, तो प नाम का व्यक्ति जो है वो अगर 18 से ऊपर है तो वो भी केस को फेस कर सकता है। कर्ता, वो अपने परिवार का कर्ता हो गया, तो कर्ता के राइट होता है किसी मुकदमे में, चाहे वो दावा करना या उसको रिवोकेट करना या जीतना हारना जो भी करना, समझौता करना, वो सारा उस प का राइट है। प कर सकता है की मृत्यु के बाद में। ओके सर। सर इसमें एनी लेजिटिमेट अदर? और इलेजिटिमेट दोनों चलेंगे? किसमें? सर इसमें ये जो इसमें इसकी चल बात रही करें है आप? अपनी सक्सेशन आगे चल रहा है इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ लेजिटिमेट सन इंक्लूड होते हैं, इलेजिटिमेट सन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। और सर अगर वाइफ स्टेप वाइफ हो तो भी वो इंक्लूड होगी, वो डिसीजन ले सकती है अपने तौर पे? स्टेप वाइफ के बारे में थोड़ा सा मुझे भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा स्टेप वाइफ के क्या क्या राइट्स हैं। ओके सर। सर आपने बताया था ना ब की प्रॉपर्टी है तो वो अपने दोनों बच्चों में डिवाइड कर सकता है, त और हाँ थ में 1/3 करके तीनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसमें फिर जो ब के हिस्से की जो प्रॉपर्टी होती है, तो ब की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी उन दोनों बच्चों के नाम पे ही जाएगी ना, त और थ के। तो मान लीजिए कि उसकी ब की कोई सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को उसने डिवाइड कर लिया, या सॉरी मान लीजिए पेरेंटल प्रॉपर्टी, और पेरेंटल प्रॉपर्टी को 3 बच्चों में डिवाइड कर दिया, ब त और थ में। 1/3 उसने खुद रखिए, 1/3 त को दिए और 1/3 जो है थ को दिए, ठीक है। अब जो ब नाम का व्यक्ति मर गया है, अब वो जो हिस्सा है उसका, अगर उसने उसकी वसीयत करी है, क्योंकि अब पार्टीशन करने के बाद में प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है, ठीक है, अपनी सर्व की तरह हो जाएगी। अगर ब ने उस प्रॉपर्टी की कोई वसीयत करी है तो वो वसीयत एप्लीकेबल होगी, और अगर उसने वसीयत नहीं की है या दान या कोई चीज अदर ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाएगा, और 8 में ये त और था उसके हकदार है, ठीक है। या फिर वर्ग की अगर वाइफ हो तो वाइफ उसकी हकदार है, ओके सर। ठीक है। चलिए
एनी क्वेश्चंस? अब मैं आप लोगों को एक चार्ट बना के दूंगा, दिन में शायद हेलो 12-1 बजे तक भेज दूंगा मैं चार्ट को। सर। उस हाँ बोलिए राजन। सर जैसा कि आपने अभी बोला कि वो अगर बॉय मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी उन दोनों भाइयों में बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दोनों भाइयों में भाइयों कैसे में नहीं, बढ़ेगी सर? वो तो भाइयों में नहीं, सन, भाई कहाँ बोला मैंने, सन बोला ना। त और था हाँ उसके सॉरी बच्चे हैं। सन। सन तो फिर हाँ, वो भी उसी गोत्र उसी फैमिली का है, तो उसकी भी मिलना चाहिए ना बड्डो सर? कौन? उसकी भी भागीदारी होगी, जो वो मर गया उसकी। तो उसको तो उसका हिस्सा मिल चुका था ना पहले। 1/3 अपने लिए रख लिया, 1/3 त को दिया, 1/3 थ को दिया है। उसके हाँ उसके लेकिन बाद सर जो है। मेरा कहना ये है सर हाँ, कि सर जैसे कि 3 भाई है, 3 भाई। 3 भाई थे, अभी बताया 3 भाई थे, तो 2 जिंदा है और एक मर जाता है, हाँ, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसका जो बच्चा है वो ले सकता है, वो ले ले सकता तो है ले अगर। सकता है। हाँ, बच्चे का हिस्सा हाँ बनेगा। हाँ वो हाँ वही, अगर उसने भले अपने नाम पे या फिर कुछ नहीं कराया हो तो भी ले सकता है ना वो तो। तो उसका हिस्सा है उस प्रॉपर्टी में, अगर वो पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो मिलेगा ना उसको, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ बराबर तो का हाँ वही सर, वही वही यही तो बात वही मैं पूछ बोल रहा रहा हूँ था। कि पिता, पुत्र, पौत्र और परपौत्र प्रपाशना प्रॉपर्टी में जन्म सकदार है। 5 पीढ़ी उनको तक हिस्सा ना सर? मिलेगा 4 पीढ़ी तक। पिता, ओके सर, थैंक पुत्र, यू। पौत्र और परपौत्र। ये मैं सदा की इसीलिए तो बता रहा हूँ आप लोगों को। चार्ट नंबर 1 आपने नहीं खोला क्या इतनी देर से? मैं यही तो बता रहा हूँ। सर चार्ट देखा ही नहीं अभी अच्छा, मैंने ग्रुप में डाला था, तक, जिन लोगों ने इसलिए ग्रुप सर। ज्वाइन नहीं किया है, मैंने हिंदू लोग का एक ग्रुप बना रखा है। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मैं वापस लिंक भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, है ना। ये ग्रुप का मैंने मैसेज में भेज दिया है। हाँ सर वो ग्रुप ठीक ज्वाइन है, नहीं किया इसलिए। अब आप ये ग्रुप का मैंने भेज दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कल जो हम शुरू करेंगे, एक तो पुरुष जो है निर्वसित मर जाता है तो कैसे उसकी प्रॉपर्टी का जो विभाजन होगा और उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग ये चार्ट नंबर 3 और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रखा है, मैंने बना डाल रखा है, तो उसको आप एक बार स्टडी कर लेना। और उसके रिगार्डिंग में एक नया चार्ट और जो हाथ से बना के डालूंगा ग्रुप में, वो आप उसको देख लेना, शाम को उसको देख लेना। तो कल पूरा जो है उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो वो भी आप कल पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।